नमस्कार, कानपुर वार्ता के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात यूपी में इंडिया गठबंधन की। आज अखिलेश यादव ने एक तस्वीर शेयर की जयंत चौधरी के साथ और उस पर उन्होंने लिखा, हो गया गठबंधन। कल जिस तरह से रामगोपाल यादव और सलमान खुर्शीद के स्टेटमेंट आए, उन स्टेटमेंट को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस और सपा के बीच में बात बन नहीं पा रही है और जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो या तो फेस सेविंग के लिए हैं और जिस तरह की बातचीत हुई है और जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठकर बात कर लेंगे, तो उससे तो यही लगता है कि बात बन नहीं रही है। जहां तक बात आरएलडी की है, जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी वैसे तो एक राजनीतिक भूल कर ही रहे हैं, क्योंकि आज तक जयंत चौधरी को, या यूं कहें कि उनकी पार्टी को, जो सर्वाधिक सीटें लोकसभा चुनाव में मिली हैं वह भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद मिली हैं। और पिछले दो लोकसभा चुनावों में, यानी कि 2014 और 2019 में, आरएलडी के अथक प्रयासों के बावजूद आरएलडी, या यूं कहें कि जयंत चौधरी के परिवार को, एक लोकसभा सीट जीतने में भी नाकों चने चबाने पड़े हैं। अभी जो उन्होंने गठबंधन किया है वह गठबंधन उनका समाजवादी पार्टी के साथ में है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने मेरे ख्याल से 35 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ा था और शायद 7 या 8 सीट उनको कुल मिला के मिली हैं। वो भी किसी एक लोकसभा क्षेत्र या दो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सीटें नहीं हैं, ज़्यादातर सीटें बिखरी हुई हैं। तो ऐसे में यह उम्मीद करना कि आरएलडी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी, भले ही सपा का उसको समर्थन हो, यह थोड़ा सा मुश्किल काम है। उधर जो कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी पर, तो कांग्रेस को पिछले काफी समय से ऐसा लग रहा है, और मुझे तो लगता है कि जब से सीए का आंदोलन हुआ उसके बाद से ही कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि भारत का मुसलमान अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। और ये बात काफी हद तक सच भी है कि जहां कहीं भी भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहां लगभग सारा का सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दक्षिण के दो राज्य मिलते हैं, पहले कर्नाटक और अभी हाल में तेलंगाना। जिस तरह से कर्नाटक में मुसलमानों ने देवगौड़ा की पार्टी को पूरी तरह से छोड़कर कांग्रेस को वोट दिया, उसी के चलते कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ कर्नाटक में सरकार बनाने में सफल हुई। और यही स्थिति तेलंगाना में हुई कि तेलंगाना में एक तो केसीआर के विरुद्ध माहौल था, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, क्योंकि 10 साल लगातार सरकार चला चुके थे, तो जनता में नाराजगी तो थी ही। और वहां जो भी मुस्लिम वोट है वह
बहुत बड़ी मात्रा में, या बल्कि उसे एक तरह से कहें कि सारा का सारा वह चला गया कांग्रेस के साथ में। बीजेपी वहां पर कोई ऐसा स्ट्रांग अपोजिशन दे नहीं पाई, तो हिंदुओं का वोट भी कांग्रेस के पक्ष में गया जो नाराज थे केसीआर से। तो वहां पर सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने में एक जो बड़ा कारण था वह था मुसलमानों का केसीआर के साथ न जाकर कांग्रेस के साथ जाना। यद्यपि जो ओवैसी की पार्टी है उसके साथ मुस्लिम जैसा पहले खड़ा था वैसा ही खड़ा रहा। अब चूंकि ओवैसी वहां केवल लड़ ही 7-8 सीटों पर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि आखिर मुस्लिम करता भी क्या। उन 7-8 सीटों पर तो पूरी तरह से मुस्लिम चला गया ओवैसी के साथ में, बाकी जगह नहीं गया। तो इससे कांग्रेस की ये धारणा और ज्यादा दृढ़ हो गई कि मुस्लिम पूरे देश में हमारे साथ खड़ा हुआ है। उसी चीज को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भुनाना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अलग है। क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस हमेशा एक मजबूत पार्टी रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत कमजोर हो गई हो। तो वहां पर जब मुस्लिम वोट एक तरफा उसके साथ आ जाता है तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तेलंगाना में भी कमोबेश स्थिति यही हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि कांग्रेस के साथ अगर पूरा का पूरा मुस्लिम भी खड़ा हो जाए तो आखिर कितना वोट होगा। 17% वोट माना जाता है उत्तर प्रदेश में कि मुसलमानों का है। अब 17% में सारा तो मिल नहीं जाता, ना सारा पड़ता है। खैर, पढ़ने से तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारा मिल नहीं जाता। अब मान लीजिए कि 15%, 15.5% या 16% भी मिल जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपके पास बाकी तो कोई बेस वोट नहीं है। अब जब आपके पास बेस वोट नहीं है तो मुस्लिम आपको वोट देकर करेगा भी क्या। भाई, उसने वोट दे दिया, 100 में 15 वोट मिले, उसके बाद क्या हुआ। आप तो कहीं से किसी भी तरह से मुकाबले में आ ही नहीं रहे हैं। आप 2-3 वोट और ले आए तो 17-18 वोट से तो आप चुनाव जीतने से रहे। अब कांग्रेस ने दबाव बनाया है समाजवादी पार्टी पर उन सीटों पर जो या तो मुस्लिम बाहुल्य हैं, या जहां पर मुस्लिम निर्णायक स्थिति में होता है। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां मुस्लिम 25-26%, 30% तक आबादी है, तो वहां बाहुल्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उतना वोट निर्णायक होता है कि अगर हिंदुओं का 12-15% वोट भी किसी पार्टी को मिल जाता है, और 30 में से मान लीजिए 27% वोट या 26% मुस्लिम वोट उस पार्टी को मिल जाता है, तो वह पार्टी सीधे सीधे मुकाबले में आ जाती है। 38-40% वोट बन जाता है जाकर के, तो सीधे सीधे मुकाबले में आ जाती है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जितनी ऐसी सीटें हैं जहां या तो मुस्लिम बाहुल्य है, मतलब 40% प्लस है, वो सारी की सारी उसको दे दी जाए, या फिर ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाता है चुनाव में, वो सीटें मिल जाएं। हालांकि मायावती ने जब से इस बात से इनकार किया है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जा रही हैं, तो लगभग एक तिहाई नहीं बल्कि मैं कहूंगा आधी दुविधा तो मुसलमानों की समाप्त हो गई। पहले मुसलमान बड़ी दुविधा में था यूपी का कि आखिर वोट किसको करें। अगर तीनों पार्टी साथ में आ जाती हैं तो मायावती का जिस तरह का रुख रहता है, तो उसमें यह तय था कि वो किसी भी दल से एक सीट कम पर चुनाव नहीं लड़ने वाली थी। किसी भी से, यहां पर मेरा मतलब समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ती, कम से कम उतनी सीटों पर या उससे एक ज्यादा सीट पर मायावती चुनाव लड़ती। अब यहां पर मुसलमानों की स्थिति बहुत कठिन हो जाती कि अगर वो वोट देते हैं मायावती को, तो इस बात का भरोसा नहीं कि मायावती चुनाव के बाद जो सीटें जीतेंगी उन सीटों के साथ बीजेपी के विरोध में खड़ी रहेंगी या नहीं।
और अगर नहीं देता है तो सीधे सीधे बीजेपी जीत रही है। तो ये जो स्थिति थी, तो उसमें मायावती ने आधा काम तो इनका खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी जो स्थिति है उसमें मुस्लिम असमंजस की स्थिति में है। अगर यह गठबंधन सफल नहीं हो पाता है या मूर्त रूप नहीं ले पाता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी के बीच का, तो आप तय मानिए कि मुस्लिम बहुत बड़ी दुविधा में रहेगा। वह आत्मा से तो चाहता है कि कांग्रेस को वोट करे, लेकिन रणनीतिक रूप से वह फंस जाता है। उसके लिए यह समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिर कांग्रेस को वोट करने से सामने जीत कौन रहा है। समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा आधार है। आधार ऐसा है कि एक तो उनका जो सजातीय वोट है वही 7-8% के आसपास है। इसके अलावा कुछ जो बैकवर्ड जातियां हैं उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के हिस्से में आता ही है। भले ही ज्यादातर वोट बीजेपी में जाने लगा हो, लेकिन अभी भी एक ठीक ठाक हिस्सा समाजवादी पार्टी के हाथ आता है। इसके बाद मुस्लिमों के साथ दुविधा वाली स्थिति। अभी से पहले सारा का सारा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था, लेकिन अभी दुविधा की स्थिति हो गई। तो इस दुविधा की स्थिति में बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों को जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगेगा वो होगा समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर ऐसे कुछ स्थानों पर जहां पर मुस्लिम बाहुल्य नहीं है, बल्कि मुस्लिम मतदाता काफी हद तक इस बात का निर्णय करता है कि सीट किसके पक्ष में जाए, उन सीटों पर स्थिति बहुत खराब होने वाली है। और अभी तक जिस तरह की टोन आ रही है दोनों दलों से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उससे तो यही लग रहा है कि यूपी में गठबंधन पूरी तरह से फंस गया है और उम्मीद थोड़ी कम दिखने लगी है। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये लोग आपस में गठबंधन करके ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो सीट शेयरिंग की बात है तो वहां पर इनको ज्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा, और यह माथापच्ची इनकी चुनावी तैयारियों को काफी हद तक प्रभावित करेगा। जो चीजें ये अब कर रहे हैं, यह चीजें तो सच पूछिए तो अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जानी चाहिए थी। कम से कम इतना खत्म हो जाना चाहिए था कि किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब अभी तो यही स्थिति नहीं बन पा रही किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऊपर से इस तरह की भी सूचनाएं आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से उन उम्मीदवारों की सूची भी मांगी है जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। वहां पर कांग्रेस किसे चुनाव लड़ाना चाहती है, उनकी उन उम्मीदवारों की 1 2 3 जो भी कांग्रेस ने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो उनकी सूची भी मांगी है कि समाजवादी पार्टी ये तय करेगी कि वहां पर चुनाव लड़ेगा कौन, और जो जिसको आपने जिनका नाम तय किया है क्या वो चुनाव जीतने की स्थिति में है कि नहीं है। अगर वो लोग चुनाव जीतने की स्थिति में हैं या उनमें से कोई एक चुनाव जीतने की स्थिति में है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि फला कैंडिडेट एक पर्टिकुलर सीट पर चुनाव जीत सकता है, तो ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट देने को तैयार होगी। तो यहां पर स्थिति मेरे ख्याल से ज्यादा कठिन है। और अगर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की विधानसभा की तरह कड़वाहट में फंस गया, तो आप तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो हो सकता है कि 3 से 5 सीटें तक जीत भी जाए, जैसे जो पहले जीतती रही, हो सकता है उससे ज्यादा भी जीत जाए, 2-4 सीट उसको और मिल जाए जो पिछली बार मायावती को मिल गई थी। हो सकता है उसका आंकड़ा 7-8-10 तक भी पहुंच जाए, लेकिन कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। यह आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, जिसे इंडिया कहा जा रहा है, इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, ये सब फर्जी बातें हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी है
कि कांग्रेस पार्टी को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों के साथ गठबंधन करना है। कांग्रेस पार्टी को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों के साथ बातचीत करनी है। बाकी इंडिया इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ये सब फर्जी बातें हैं, केवल एक माहौल बनाने वाली बात है, क्योंकि कोई अन्य दल जो किसी दूसरे प्रदेश में कोई दखल रखता नहीं है, वहां पर न तो उस प्रदेश में मजबूत जो दल होगा वो कोई सीट देगा और ना ही दूसरा कोई दल चुनाव लड़ पाएगा। जैसे अभी एक चर्चा काफी समय से चल रही थी कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो इसकी संभावना तो तब बनती है जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कोई सीट छोड़ेगी। अभी तो इनमें आपस में ही झगड़ा है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो उसके बदले में मान लीजिए एक सीट या दो सीट कोई भी आती है कि चलो जेडीयू को मिल जाती है, तो जेडीयू समाजवादी पार्टी को बिहार में कौन सी सीटें दे देगी? और अगर दे भी देगी तो बिहार में समाजवादी पार्टी कोई भी सीट जीतने की स्थिति में तो होगी नहीं, क्योंकि वहां पर लोग ना तो मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानते थे, खासतौर से यादव वर्ग, और ना ही अखिलेश यादव को मानते हैं। जेडीयू की स्थिति ऑलरेडी बिहार में बहुत कमजोर हो चुकी है, तो ये कौन सी सीट दे देंगे जहां पर समाजवादी पार्टी को ऐसा लगे कि वो चुनाव जीत ही लेगी? क्योंकि नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट कम से कम ऐसी होगी जहां समाजवादी पार्टी को ये लगता होगा कि या तो समाजवादी पार्टी खुद या उसका कोई घटक दल वहां से चुनाव जीत सकता है। मुझे बिहार में एक भी सीट ऐसी नहीं लगती जो जेडीयू आज की तारीख में दावा कर सके कि ये हम जीत ही लेंगे। एक भी सीट नहीं। वो जीतेंगे कितनी क्या होगा क्या नहीं होगा, आरजेडी का कितना समर्थन मिलता है जेडीयू को, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी दावा करने की स्थिति में जेडीयू नहीं है कि हम ये 5 सीटें हर हाल में जीत लेंगे। यही बात आप पश्चिम बंगाल से ले सकते हैं कि अगर ममता बनर्जी कहें कि उत्तर प्रदेश में उनको एक या दो सीट मिल जाए, तो न तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई सीट जीत सकती है और न यहाँ से समाजवादी पार्टी बंगाल में कोई सीट जीत सकती है। तो ये इंडिया इंडिया ये जितनी भी चीजें इन्होंने बनाई हैं, ये सारी केवल फर्जी चीजें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और मीडिया में माहौल बनाने के लिए। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका केवल एक मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का विभिन्न दलों के साथ किस तरह का गठबंधन हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी का अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ ठीक ठाक समझौता हो जाता है तो गठबंधन है, अन्यथा नहीं है। बाकी तो जो वामपंथी मीडिया है वह केवल एक प्रचार तंत्र उसने खड़ा कर रखा है कि इंडिया ये इंडिया वो, और आज इंडिया का ये हो गया कल इंडिया का वो हो गया, और बिल्कुल 400 क्या वो हो सकता है, वो किसी दिन ये भी कहने लगेंगे 550 सीटें ऐसी होंगी जहां पर वो भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार देंगे। वो बात अलग है कि 550 सीटें ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। आजकल वो पगलाए से घूम रहे हैं सारे के सारे। एक चैनल जो है सत्य हिंदी, जिसपे असत्य के अलावा कुछ होता ही नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक उनके लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं, और मैं तो उन्हें नक्सली बोलता हूँ, जिसे अर्बन नक्सल बोला जाता है। तो क्यों अर्बन जोड़ के शब्द को लंबा करो, तो वो सारे के सारे नक्सली बैठ के वहां पर अपनी तरह तरह की चर्चाएं करते रहते हैं, और उनका वश चले तो वो 543 की 543 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस को जिता देंगे। उन्हें गठबंधन गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में उनको केवल ये लगता है कि बीजेपी किसी भी तरह से राजनीति में ही नहीं रहनी चाहिए, सत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको लगता है कि बीजेपी को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। तो अब ये तो लोकतंत्र में संभव नहीं है, और उनको माहौल बनाना है। आज की चर्चा में इतना ही। अगर कार्यक्रम
ठीक लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।